अखंड भारत के इस सत्र में आज हम भारत विखंडन के चीनी षड्यंत्रों पर चर्चा करेंगे। अभी हमने बहुत लंबी चर्चाएं भारत विखंडन के संबंध में की है। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं भारत के विखंडन के बारे में इतनी अधिक चर्चा क्यों कर रहा हूं। जिस नाव में अगर हम बैठे हैं और उस नाव के छेद के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो निश्चित ही वह नाव कितनी ही बड़ी मजबूत क्यों ना हो, वह निश्चित ही डूबेगी। इसलिए उस नाव में बैठे लोग अगर उस नाव के छिद्रों का पता लगा सके और उनको समय पर ठीक कर सके तो वह नाव उनको गहरे से गहरे समुद्र में पार करा देगी। वर्तमान में भारत के साथ जो षड्यंत्र हो रहे हैं और भारत का सामान्य जनमानस, राजनेता, पढ़े लिखे व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये चर्चाएं सामान्य रूप से समाज में चलती नहीं, होती नहीं। इसलिए एक एक करके भारत को तोड़ने के जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं उनकी विस्तार से चर्चा करने का विचार मैंने किया और आगे भी इस पर विस्तार से चर्चा जितनी हो सकती हो करेंगे, ताकि भारत का हर एक देशभक्त नागरिक इन सभी समस्याओं को जान करके आने वाले समय में भारत को अखंड बनाने में अपना योगदान दे सके। आज चीन भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है। अभी हमने देखा पूरे विश्व में षड्यंत्र करके किस तरह से कोरोना वायरस फैलाया गया ताकि पूरा विश्व इसमें उलझ जाए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाए और इस अवसर का मैं लाभ उठा करके पूरे विश्व पर अपना शासन स्थापित कर सकूं। ये चीन की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का ही हिस्सा है। आज भी चीन की लैब में और वुहान की लैब में अनेक ऐसे वायरस तैयार किए जा रहे हैं जिनसे मानवता को बहुत बड़ा खतरा है। और आज चीन विश्वास लायक देश नहीं रह गया है। भारत के संदर्भ में तो हमें सुविदित है कि 1962 में आक्रमण करके चीन ने देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि अधिग्रहित कर ली थी। इसके अतिरिक्त जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें से 5,183 वर्ग किलोमीटर भूमि पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दी थी। उस भूमि के अंतरण के परिणाम स्वरूप ही पाकिस्तान एवं चीन के बीच काराकोरम हाईवे निकलना संभव हुआ। भारत का इतना बड़ा भूभाग उसके कब्जे में होने के उपरांत भी अभी हमने कुछ वर्षों पहले 2007 में भारत की चीन के राजदूत ने एक वक्तव्य दिया था कि भारत ने चीन की 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है और 2007 से कई बार ये वक्तव्य दिया जा चुका है और 2020 में भी हमें इसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। इस बात को हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने और दुर्भाग्य से कल उनका स्वर्गवास हो गया, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने भी 28 फरवरी 2008 को यह स्वीकार किया था कि चीन इस बात का दावा करता रहा है कि भारत ने उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है और चीन को हमें जवाब देना चाहिए। वस्तुतः 1962 में आक्रमण करने के पूर्व भी चीन ने 1959 में यह आरोप लगाया कि भारत ने चीन की 1,04,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है
ये 2008 का आरोप भी लगभग वैसी ही आरोप की पुनरावृत्ति है और आज भी इसी तरह की पुनरावृत्तियां की जा रही है। दुर्भाग्य से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का नाम सुना होगा, अपने सीताराम येचुरी ने तो बढ़ चढ़ करके यहाँ तक कह दिया कि हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है और जो अपने बिना आबादी वाले निर्जन क्षेत्र है उनको चीन को देकर उसके साथ सीमा विवाद हल कर लेना चाहिए। ये भी एक विडंबना है कि एक राष्ट्रीय दल का महामंत्री स्तर का व्यक्ति और जो अध्यक्ष रह चुका है ये कह देता है कि भारत को अपने बिना आबादी वाले क्षेत्र चीन को देकर सीमा विवाद हल कर लेना चाहिए। ये देश हित की अनदेखी राजनीति का ही परिणाम है कि हम कुछ अपने व्यक्तिगत लाभ के खातिर देश की नीतियों से समझौता कर लेते हैं। दो देशों की सीमा पर भी एक बफर जोन होता है जिसमें कोई भी देश अपनी सीमा चौकियां स्थापित नहीं करता है, लेकिन भारत चीन सीमा पर चीन बफर क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी सीमा चौकियों को क्रमशः आगे बढ़ाता चला आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में तो उसने भारतीय क्षेत्र में एक स्थान पर हेलीपैड भी बना लिया और अभी अभी हमें मालूम है गलवान घाटी में पहली बार भारत की रणनीति आक्रामक हुई है। 1962 से लेकर के आज तक चीन घुसता चला आया, लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं के दृढ़ निश्चय और अक्षमता के कारण से हमने कभी जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब इसी कारण से उनको जवाब दिया जा रहा है। दुर्भाग्य से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमने भी 40 से अधिक को धराशायी किया है और आज भारत आक्रामक होकर के खड़ा है और अपनी तैयारी कर रहा है और पहली बार पता लग रहा है कि चीन की धमकियां केवल खोखली होती है और आने वाले समय में युद्ध की स्थितियों से चीन घबराने लगा है और तय है युद्ध हुआ तो चीन की पराजय निश्चित है। और अभी हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख क्षेत्र में भारतीय चरवाहे व किसान तथा अन्य स्थानीय ग्रामीण भारतीय सीमा में जहां तक जाते थे उनका वहां तक जाना भी अवरुद्ध करने की कोशिश करता रहा चीन। उसके मोटरसाइकिल सवार सैन्य अधिकारी आते हैं और ग्रामीणों को धमका कर चले जाते थे। इसलिए ग्रामीण हमारी सीमा के अंदर जहां तक जाते रहे हैं वहां पर उनका जाना कम हो रहा था, लेकिन अब भारतीय सैनिकों ने और सक्षम भारतीय नेतृत्व के कारण से आज चीनी सेना पीछे हटने को मजबूर हो रही है और भारत के उस क्षेत्र के लोग भी ताकत के साथ उनका सामना कर रहे हैं और भारतीय सेना का साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही जैसा हम सब ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, पढ़ते रहते हैं, लेह लद्दाख व अरुणाचल में विभिन्न स्थानों पर जो हमारी सड़कों का काम चल रहा था वहां भी उसने दबाव बना करके काम रुकवा रहा था। अब हम रुकवा रहे हैं। लेह लद्दाख क्षेत्र में जो पेंगोंग नामक झील है जिसमें आज कल 29 अगस्त को ही हमारे सैनिकों ने उनके 500 सैनिकों को उल्टे पैर भगाया, भागते हुए नजर आए, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ भारत के हिस्से पर कब्जा करना। और मैं जिस पेंगोंग झील की बात कर रहा हूं उसका 40% भाग भारत का है और 60% चीन का है, किंतु आजकल उसने पूरी झील पर अपनी पेट्रोलिंग करना शुरू करके और उस पर अधिकार जताना शुरू कर दिया है। चीन ने हमारे अन्य पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संबंध बनाकर बाहर से भी भारत की चारों ओर से घेराबंदी जैसा अभियान चला रखा है। पाक अधिकृत कश्मीर की भूमि से 5183 वर्ग किलोमीटर भूमि जो पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दी थी, वह वहां से काराकोरम हाईवे जहां से निकला था उसी हाईवे पर पाकिस्तान ने चीन को अभी 3 लिंक सड़कें दी है और वहां बांध बनाने की भी साजिशें चल रही है। मुजफ्फराबाद में कल ही
वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन दिखाई दिया जो चीन के विरुद्ध कर रहे थे। वहाँ के लोग भी परेशान हैं। पीओके के लोग, ऐसा लगता है वो पाकिस्तान से भी मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है पाकिस्तान ने चीन को पीओके तस्करी में रख करके सौंप दिया है। और भी बहुत सारी बातें हैं। चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान ग्वादर बंदरगाह पर अपना नौसैनिक अड्डा विकसित किया है। इसके परिणाम स्वरूप अब फारस की खाड़ी, जहां से संपूर्ण विश्व को तेल की आपूर्ति होती है, और अरब सागर में भी चीन की नौसेना की उपस्थिति व गतिविधियां बढ़ गई है, जिससे हिंद महासागर में भी उसकी नौसैनिक गतिविधियों की पहुंच हो गई है। दूसरी ओर पूर्व तट की ओर दृष्टिपात करें तो म्यांमार ब्रह्मदेश में पूरी नदी परिवहन तंत्र को चीनी नौसेना ने अधिकृत कर रखा है, और म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन ने अपना राडार स्थापित कर लिया है। यहां से वह भारत के संपूर्ण पूर्वी तट और वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी कर सकेगा। इसके साथ ही उसने नेपाल में माओवाद के माध्यम से जिस प्रकार अपना वर्चस्व बढ़ाया है, और उससे लगभग एक प्रकार से वहाँ की संपूर्ण राजनीति का सूत्रधार ही चीन उभर कर आ रहा है। और अभी अभी वहाँ के प्रधानमंत्री ने खुल करके चीन के पक्ष में वक्तव्य देना शुरू कर दिया है, और भारत विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीन की साजिश है। इसलिए चीन अब तिब्बत से नेपाल के बीच उसके द्वारा 1960 में बनाए गए कोदरी हाईवे के बाद अब नेपाल को जोड़ने के लिए दूसरे हाईवे और बना रहा है। नेपाल में उसने माओवाद बरपाने के लिए जो रणनीति अपनाई थी, लगभग वैसी ही रणनीति भारत में भी वह माओवाद को बढ़ावा देने के लिए अपना रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य भोले भाले लोगों को डराना कि तुम हमारे माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर या माओवादी आर्मी जैसे संगठनों में शामिल हो जाओगे तो यहाँ तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे परिवार का कम से कम एक व्यक्ति माओवादी संगठन कम्युनिस्ट सेंटर का सदस्य बना तो तुम्हारे पूरे कुटुंब को नहीं बना तो उड़ा दिया जाएगा। निरीह व भोले भाले गांव के लोग, जहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, अपने परिवार का एक व्यक्ति उनकी बैठकों में भेजना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे फिर उस पूरे कुटुंब व कबीले के साथ उनका संबंध बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने नेपाल में माओवाद को बढ़ावा दिया था। आज हमारे देश की स्थिति वैसी ही हो रही है। लगभग 150 जिलों में वे इसी प्रकार का माओवाद जाल बिछाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर में तो माओवादियों व अन्य अलगाववादियों को प्रशिक्षण देने के लिए चीन प्रशिक्षण केंद्र भी चलाता रहा है। और एक साजिश के तहत चीन ने रेड कॉरिडोर बनाया है। जो मानचित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में, वो चीन की ही एक साजिश का हिस्सा है। और न केवल चीन ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि अब तो अर्बन नक्सली भी तैयार कर रहा है। उनको चीन से सभी साधन सुविधाएं पैसा मिलता है। वो हजारों पत्र पत्रिकाएं निकालते हैं और सोशल मीडिया में बहुत योजनाबद्ध तरीके से भारत के तथाकथित बुद्धिवादी वर्ग और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को ब्रेन वॉश करके भारत के ही विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी भारत के कई अलगाववादी संगठनों के लोगों को वह सशस्त्र प्रशिक्षण देता रहा है। भूटान के साथ भी भारत की 2004 तक जो संधि थी, उसमें से भूटान की सैन्य व्यवस्था एवं उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि उसने भारत पर छोड़ रखे थे। इस संधि का समय पर नवीनीकरण न करने के कारण भूटान में भी आजकल चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में भी उसने चटगांव बंदरगाह पर अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा ली है एवं वहां से भी
वह अपने संपूर्ण पूर्वी तट व उसके नौसैनिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी कर रहा है और नौसैनिक दबाव बढ़ा रहा है। श्रीलंका में तमिलों के दमन हेतु सारे छोटे हथियार और सैन्य विशेषज्ञ चीन ने उपलब्ध कराए थे और आज भी बड़ी संख्या में चीनी सैन्य विशेषज्ञ श्रीलंका में विद्यमान है। एक प्रकार से पाकिस्तान से लेकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका तक भारत के चारों ओर उसने संरक्षक और संरक्षित यानी अभिभावक और संरक्षित जैसे संबंध सभी देशों के साथ बना रखे हैं और 1962 से लेकर के आज तक चीन ये सब कुछ करता रहा। लेकिन अपनी राजनीतिक कुर्सियों को बचाने वाले राजनेता और अपने सिंहासन को बचाने के लिए भारत को आंतरिक संघर्षों में फंसाने के लिए ही रत रहने वाले भारतीय राजनीति ने चीन की इस साजिश को लंबे समय तक नहीं समझा। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को आपस में लड़ाते रहे केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, लेकिन भारत मां के टुकड़े करने के जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें हम अनभिज्ञ और जानबूझकर शुतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंद करके बैठे रहे। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि भारत की राजनीति एक दूसरे की टांग खींचने में लगी रही। देश की टांगें मजबूत करने के लिए उसने ज्यादा प्रयास नहीं किए। और चीन जो पाक को अस्त्र शस्त्रों से सज्जित कर रहा है, जब से पाकिस्तान ने अमेरिका से दूरियां बढ़ाई है तब से चीन जबरदस्त ऋण देकर के, आर्थिक सहयोग देकर के, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करके वहां के आतंकवादी शिविरों को भी सहायता दे रहा है ताकि भारत को तोड़ा जा सके। इसके साथ ही वे जहां कहीं भी मौका मिलता है भारत के विरुद्ध कूटनीतिक युद्ध छेड़ने का भी कोई अवसर नहीं गंवाता है। जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन का संस्थापक व लश्कर का आतंककारी मौलाना मसूद अजहर, जिसे 5 आतंककारियों के साथ कंधार ले जाकर छोड़ा गया था, उसको जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रस्ताव गया तो चीन ने उसका विरोध किया और वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। मौलाना मसूद अजहर में उसकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसे भारत को आहत करना था, इसलिए उसने वहां पर इस प्रकार का विरोध किया। इस प्रकार चीन आजकल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आहत करने की कूटनीति तथा सीमा पर दबाव बनाकर भारत चीन संबंधों में तनाव को बढ़ाता ही जा रहा है और कोशिश कर रहा है। और हमने देखा चीन ने भारतीय सीमा पर अभी हमने देखा कैलाश मानसरोवर में उसने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है और अब जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें भीतर से डरा हुआ लेकिन अपनी नीति को आक्रामक करके चल रहा है। लेकिन आज भारत का सौभाग्य है कि इन परिस्थितियों में चीन की सारी कुटिल चालें दुनिया के सामने उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी कल जो चीन की सेना है PLA, उसका एक आंतरिक सर्वे सामने आया और उसमें अधिकांश सैनिकों ने कहा कि भारत से युद्ध नहीं किया जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम भारत के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हम जानते हैं गांव में कोई एक सक्षम व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा होता है, धन वैभव होता है, संपत्ति होती है और जिसने कुछ हथियार भी खरीद लिए हैं। वो गांव में घूम घूम करके अपने वक्तव्यों से, अपनी बातचीत से अपनी दबंगाई को जताने की कोशिश करता है ताकि उसका दबदबा बना रहे। लेकिन अगर किसी दिन कोई गरीब उससे भिड़ जाए बिना मौत की परवाह किए, उसमें कलेजा कितना है ये सामने आ जाता है और चीन के साथ भी यही आज दिखाई दे रहा है। लेकिन चीन के इन सभी आंतरिक जो जाल बिछा करके भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है,
भारत के लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए। चीन किस तरह की और साजिशें करता रहता है, एक बहुत गहरी चर्चा आज मैं करना चाहूँगा। चीन भारतीय सीमा पर दबाव नहीं बढ़ाए और इस हेतु उससे अस्थायी शांति खरीदने के भ्रम में हमारे देश में 2014 तक बड़ी संख्या में सड़क परियोजनाएं, बांध निर्माण की परियोजनाएं, पावर प्लांट स्थापना, टेलीफोन एक्सचेंज स्थापना जैसे अधिकांश काम चीनी कंपनियों को दिए जा गए थे। इसके कारण से आज एक देखते हैं तो 1 लाख से अधिक चीनी टेक्नोक्रेट्स और कर्मचारी हमारे देश में रह रहे हैं, जिनमें से अनेक बिना वर्क परमिट के अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे थे, जिनको अब निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा श्रम मंत्रालय कई बार हुआई और अन्य चीनी कंपनियों को नोटिस दे चुका है कि वे अपने अनाधिकृत रूप से रह रहे कर्मचारियों और टेक्नोक्रेट्स को वापस बुलाए और मेरी तो सलाह है कि सरकार को उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके डिपोर्ट अर्थात निष्कासित कर देना चाहिए, जो कि अब जाकर के ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन टूरिस्ट वीसा पर ऐसे कर्मी आते हैं, जब चाह पाकिस्तान चले गए, जब चाह बांग्लादेश चले गए, जब चाह वापस चीन चले गए और जब चाह वापस भारत आ गए। देश के अनेक क्षेत्रों में ये लोग अनाधिकृत रूप से फ्लैट किराए लेकर के रह रहे हैं और देश के अंदर सभी संवेदनशील स्थलों पर अपना जाल फैलाने की दृष्टि से चीनी कंपनियां अपने अति संवेदनशील प्रतिष्ठानों के निकट अत्यंत अल्प लागत पर परियोजनाएं हथिया रही है। अब जाकर के पता लग पा रहा है कि इनकी साजिशें अब तक क्या चलती रही। हमारे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तो अनेक ऐसी परियोजनाएं इंगित की थी जहां पर कोई अति संवेदनशील प्रतिष्ठान होने के कारण चीन ने वह ठेका बहुत ही अल्प लागत पर लेने के लिए टेंडर भरे थे। दूसरी ओर उन्होंने बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं भी बताई थी जहां उन चीनी कंपनियों को पर्याप्त लाभ होना था तथा जिस प्रकार की परियोजनाएं पूरी करने में वे दक्ष है, फिर भी वहां पर टेंडर नहीं भरे। जहां हमारा कोई भी संवेदनशील प्रतिष्ठान नहीं था, उन्होंने सोचा कि यहाँ पूंजी खर्च करके हम हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में वेतरणा बांध का टेंडर बहुत सस्ते दर पर इसलिए भरा कि वहां पर पास में हमारा मिग लड़ाकू विमान असेंबल केंद्र है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और पास में हमारा देवलाली का तोपखाना केंद्र आर्टिलरी सेंटर भी है। इसी प्रकार कावेरी गोदावरी बेसिन में सिज्मिक सर्वे का टेंडर उसने इतनी सस्ती दर पर इसलिए भरा ताकि वह वहां पर हमारे नौसैनिक प्रतिष्ठानों की निगरानी कर सके। और 2014 तक आते आते हम ये समझ नहीं पाए। हम केवल चीन की उन्हीं झांसे पट्टी में उलझे रहे जो पहले भी हमने 1962 का युद्ध इसलिए हारा था। हिंदी चीनी भाई भाई वो मीठी मीठी बातें करता रहा, हमारे कुछ राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सुविधाएं देता रहा और भारत को खोखला करने में लगा रहा और लग रहा है। भारत पर सीमा पार से जबरदस्त दबाव बनाने के साथ साथ वह पाकिस्तान को भी एक प्रकार से उसकी ओर से एवजी युद्ध, प्रॉक्सी वार लड़ने हेतु मिसाइल टेक्नोलॉजी, उन्नत नाभिकीय प्रौद्योगिकी, लड़ाकू वायुयान व अन्य उन्नत शस्त्र आदि प्रदान कर रहा है। इस प्रकार भारत पर दबाव का लक्ष्य बनाकर देश की अंदर बाहर से इस प्रकार की घेराबंदी करना, सीमा पर अपना दबाव बढ़ाना, धीरे धीरे अपनी सीमा चौकियों को भारतीय क्षेत्र के पास लाना और भारतीय भूभाग में किसी प्रकार की गतिविधि न होने देना,
और वहाँ पर बार बार घुसपैठ करना, ये सभी उसकी सुविचारित रणनीति के अंग है, जो अच्छी तरह से दुनिया के सामने पहली बार प्रकट होने लगे हैं। हमें मालूम होगा, वर्ष 2007 में जब संसद में अरुणाचल के सांसदों ने प्रश्न उठाया, तो उस समय सरकार ने स्वीकार किया था कि जनवरी से नवंबर 2007 के बीच में चीनी सेना ने 146 बार घुसपैठ की है, और घुसपैठ का ये क्रम आज भी निर्बाध रूप से चल रहा है। और ऐसा अनुमान है कि तब से चीनी घुसपैठ की घटनाओं की संख्या लगभग 1200 से लेकर के 2500 तक बीच में पहुंच गई। और आपको स्मरण होगा कि यूपीए सरकार के अपने जो प्रथम कार्यकाल था, उसके अंतिम दौर में प्रधानमंत्री जब अरुणाचल प्रदेश में गए थे, उन्होंने वहां भाषण में कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत के उगते हुए सूरज का प्रदेश है। इस पर चीन ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कैसे कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है। चीन ने हमारी महिला राजदूत को रात के 2 बजे उठाकर विरोध व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, उठाया, लेकिन रात को 2 बजे उठाकर विरोध व्यक्त करने के साथ ही कहा कि अपने प्रधानमंत्री से कहिए कि कल के तवांग का जो दौरा है उसमें नहीं जाए। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री के भी जाने के विरुद्ध ऐसी चेतावनी का दुस्साहस अप्रत्याशित था। और तवांग जिला अत्यंत संवेदनशील स्थान है, जहां एक तरफ भूटान की सीमा लगती है, दूसरी तरफ तिब्बत की सीमा लगती है, जिसे चीन ने अधिग्रहित कर रखा है, और तीसरी तरफ भारत की सीमा में वह स्थित है। तवांग एक प्रमुख बौद्ध केंद्र है, और इसलिए तिब्बत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए चीन उसको लेना चाहता है। इसलिए उसने हमारी राजदूत को चेतावनी दी कि वह प्रधानमंत्री से कहे कि वह तवांग जिले में न जाए। सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो देश भारत पर इस सीमा तक दबाव बना रहा है और दबाव बनाता रहा, आज उसी देश को हम अपरिमित व्यापार सुविधाएं देते चले जा रहे हैं और देते चले गए हैं। हम जानते हैं, चाहे रिलायंस का पावर प्लांट लग रहा हो, चाहे अन्य किसी का पावर प्लांट लग रहा हो, चाहे बीएसएनएल का, चाहे एयरटेल का टेलीफोन एक्सचेंज लग रहा हो, आज की तारीख में करीब 35% पावर प्लांट में टेलीफोन एक्सचेंज चीन ही लगाते रहे हैं। पहली बार भारत सरकार में उनसे सारे समझौते पहली बार गलवान की घटना के बाद समाप्त कर दिए हैं। कई बड़े बड़े उसके जो टेंडर थे उनको निरस्त कर दिया गया है, लेकिन बहुत देर हो गई 1962 से आज तक। और देश के टेलीफोन एक्सचेंज अगर चीनी है तो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातचीत जब चाहे टेप भी कर सकते हैं। यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। उनका हमारे टेलीकॉम के क्षेत्र में आना हमारे एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही ये टेलीफोन एक्सचेंजेज और पावर प्लांट भी चीनी लेते चले जाने से देश में प्रौद्योगिकी विकास अवरुद्ध होता चला गया। हमने जो C-DOT में प्रथम जनरेशन टेक्नोलॉजी के स्विचिंग सिस्टम या टेलीफोन एक्सचेंज विकसित किए थे, वो बेकार हो गए, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी कालबाह्य हो गई, क्योंकि वह टेलीफोन एक्सचेंज हमने खरीदे नहीं। अतः दूसरी पीढ़ी की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी 2G और उसके बाद 3G, 4G और अभी 5G आया है। हम 5G में भी अभी तक कुछ सालों तक चीन पे ही निर्भर होते चले गए थे, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने यह समझौता तोड़ा है, ये स्वागत योग्य है। थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी वे समय पर विकसित नहीं कर पाया, लेकिन चौथी जनरेशन टेक्नोलॉजी में वे अमेरिका से आगे निकलने के लिए प्रयत्नरत है और 5वीं जनरेशन भी उसने तैयार कर ली है।
ऐसे में यदि हम चीन को बाजार देकर उसकी प्रौद्योगिकी को समुन्नत करने के लिए उनको पैसा और मुनाफा देते हैं तो वो आत्मघाती ही है। इसके स्थान पर अगर देश के बने हुए टेलीफोन एक्सचेंज, पावर प्लांट हम लगाते हैं तो हमारे देश में प्रौद्योगिकी का समुन्नयन होगा। अब तक हमने पावर प्लांट के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी विकसित की है उसको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वह एक प्रकार से प्रासंगिक सी हो जाएगी और हम सदा के लिए चीन पर पराश्रित हो जाएंगे। दूरगामी दृष्टि से भी ये हमारे लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण विषय है। दूर संचार के क्षेत्र में चीनी उपकरणों के माध्यम से देश की जासूसी तो उसके लिए अत्यंत सहज हो गई है। और अमेरिका और अन्य देश जो पहली बार उनको पता लगने लगा है कि चीन कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है वो चीन को समाप्त करने का अभियान है, चीन को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का अभियान है। इसलिए बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से और पूर्व धारणा के हर हिंदुस्तानी को इस अभियान में भाग लेकर के देश को मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहिए। और बहुत सारी बातें की जा सकती है, चीन के संदर्भ में घंटों पूरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ चर्चाएं जरूरी है जो मैं करना चाहूँगा। चीन के बढ़ते भू राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी वर्चस्व और सीमा पर बढ़ते दबाव एवं देश के अंदर बढ़ती चीनी कंपनियों के जाल के इस संदर्भ में भारत को प्रभावी प्रतिकार की रीति नीति विकसित करनी चाहिए। और सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार इसमें लग गई है। अनेक ऐप पर पहली बार प्रतिबंध लगाया है। पहली बार बड़ी बड़ी चीनी कंपनियों के ठेके रद्द कर दिए गए हैं। और इसलिए जरूरी है, चीन ने जो अब तक किया है उसकी चर्चा करना जरूरी है। चीन ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका को भी पीछे छोड़कर क्रमांक 1 पर आने के लिए सशक्त पहल की ओर कर रहा है। इस दृष्टि से भी हमको उपयुक्त व्यूह रचना पर विचार करना होगा और भारत के अंदर आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत भारत के लोगों को इस योग्य खड़ा करना होगा। भारतीय कंपनियों को इस स्तर पर खड़ा करके हमें चीन से सामना करना पड़ेगा। चीन सभी क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी के समुन्नयन के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 75 लाख करोड़ रुपए, जो आज हमारे देश के जीडीपी के बराबर है, का अनुसंधान व विकास R&D के लिए प्रावधान किया है, जिससे वे प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अमेरिका से आगे निकले। इसलिए भारत को चीन की संपूर्ण बढ़त को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूर संचार के क्षेत्र में 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में वे अमेरिका से आगे बढ़े, इससे पूर्व हमें प्रौद्योगिकी सम्मेलन कर ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए। इसके साथ हमें तत्काल पहल करते हुए सबसे पहले तो चीन के उत्पादों का संपूर्ण बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए। उसके लैंप, खिलौने, मोबाइल फोन से लेकर के उसके कंप्यूटर पर्यंत जितनी आम उपभोक्ता चीज़ें खरीदते हैं उनके ऊपर हमें अंकुश लगा सकते हैं। साथ ही यदि हम जन चर्चाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों और व्यक्तिगत बातचीत, साक्षात्कार आदि में लोगों को चीन के इन खतरों के प्रति अवगत कराते रहें, तब तक ऐसा वातावरण बनेगा कि सरकार चीनी कंपनियों को जो नई नई सुविधाएं देती रही थी वो अपने आप बंद होने लग जाएगी। सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन भारत की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात ये देने योग्य है कि चीन चाहे WTO का मेंबर है, तब भी चीन नॉन मार्केट इकोनॉमी है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। हमने उसको नॉन मार्केट इकोनॉमी की कैटेगरी में रख रखा है। इसलिए WTO के अंतर्गत दूसरे देशों को जो व्यापार व निवेश की सुविधाएं देते हैं वे चीन को देना हमारे लिए कतई आवश्यक नहीं है। और भारत सरकार ने अभी इसी का अनुसरण किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। इसलिए आसानी से सरकार चीनी कंपनियों की हमारे देश में बढ़त को रोकने के अधिकार रखती है। केवल नैतिक बल व राजनीतिक साहस चाहिए, जो जनमत के दबाव से ही संभव है। और अभी वर्तमान में ये सब कुछ संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और चीन को ने जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रखी उसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। चीन ने तो आज 10,000 से अधिक साइबर योद्धा नियुक्त कर रखे हैं जो इंटरनेट पर जाते हैं और हमारी सुरक्षा संबंधी अन्य संवेदनशील सूचनाएं हड़प कर ले जाते हैं। हमारे रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर सिस्टम से भी बड़ी मात्रा में सूचनाएं उसने चुराई है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के कंप्यूटर से सारी की सारी संवेदनशील जानकारियां चीन के साइबर योद्धा चुरा करके ले गए। जिस प्रकार का साइबर युद्ध चीन ने भारत के विरुद्ध छेड़ रखा है, हमें भी वैसा ही साइबर युद्ध और चीनी उत्पादों में बहिष्कार का अभियान छेड़ना चाहिए। चीन का आज जो कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है उसका 59% निर्यात आधारित है। अगर चीन के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खपत बंद हो जाती है तो उसके सारे के सारे कारखाने 3 गुनी ओवर कैपेसिटी के शिकार होकर बंद होंगे और वहां के बैंकों का ऋण डूबने का शिकार होकर अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। 2008 की जो आर्थिक मंदी थी, उस आर्थिक मंदी के दौर में चीनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल दूषित होने की स्थिति में पहुंच गई थी। चीन के बैंकों को $1.2 ट्रिलियन अर्थात 60 लाख करोड़ रुपए के कर्जे बांटने पड़े थे ताकि लोगों की घरेलू खपत बढ़े और उसके कारखाने चालू रह सके और वह बेरोजगारी, मंदी व उद्यम बंदी का शिकार न हो। उन ऋणों में से आज $400 अरब के ऋण नॉन परफॉर्मिंग एसेट डूबते हुए कर्जों में बदल गए हैं। चीन के बैंकों के कुल ऋणों का अनुमानतः 17% आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में है। हमारे देश में ये ऋण 2% से भी कम है। इसलिए दीर्घकालिक दृष्टि से चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था इस दृष्टि से सुदृढ़ है। अभी कोरोना की मार झेलने के बाद भी और बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियां आने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं है। हम आने वाले समय में इसी के आधार पर चीन को मात दे सकते हैं। बस ये बहिष्कार अभियान ही भारत को क्रमांक 1 की आर्थिक शक्ति बनाएगा। आज चीन और भारत को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत विश्व की खाद्य शक्ति की सामर्थ्य रखता है। हमारे पास 16.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और चीन के पास केवल 9 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जबकि वह हमारे से 5 गुना बड़ा है। उसके पास 11 करोड़ हेक्टेयर कृषि युक्त भूमि थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चक्कर में उसकी 2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गई, अतः खेती करने के योग्य नहीं रही। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत आज विश्व में क्रमांक 1 पर है। भारत जितनी अर्थात 5 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि किसी भी देश के पास नहीं है। चीन भी दूसरे स्थान पर है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आज भी भारत कई क्षेत्रों में चीन की तुलना में बेहतर स्थिति रखता है। चीन के प्रोडक्ट्स आज हम भी अपने देश में देखते हैं कि टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार चाहे हमारी प्रौद्योगिकी हो या कृषि सामर्थ्य अथवा चाहे हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो या विश्वसनीयता, भारत की अपनी छवि है और आज भारत की छवि दुनिया में सबसे अच्छी है। और आज़ादी के बाद भारत अपने सबसे अच्छे दौर में अंतर्राष्ट्रीय छवि की दृष्टि से चल रहा है। भारत को विश्व के अधिकांश देश एक विश्वसनीय सत्ता के रूप में देख रहे हैं। चीन को एक निरंकुश शक्ति के रूप में आज पूरे विश्व में देखा जा रहा है, जो अपने स्वार्थों के लिए पूरे विश्व के साथ गद्दारी कर सकता है, जो उसने कोरोना फैला करके किया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध जगत में भारत अच्छा प्रभाव बना सकता है। चीन के इन वक्तव्यों कि बौद्ध पंथ की विरासत चीन के पास है न कि भारत के पास, को बौद्ध जगत गंभीरता से नहीं लेता है। आज बौद्ध जगत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की बात हो या साइबर युद्ध, चीन के उत्पादों के बहिष्कार से चीनी विकास को शिथिल करना हो, अथवा चाहे हमारी प्रौद्योगिकी का जो स्तर है और हमारी जो कृषि सामर्थ्य है, उस सब दृष्टि से भारत आज बहुत द्रुत गति से चीन से आगे बढ़ने की स्थिति में है। चीन में आने वाले समय में वृद्धों के बढ़ते अनुपात को संकट आने वाला है। वहाँ प्रति एक कार्यशील व्यक्ति पर 6 वृद्ध लोगों का जो अनुपात होगा वह भी उसके विकास में बाधक सिद्ध होगा। दूसरी ओर 2020 तक जो ये वर्ष है, दुनिया की 28% श्रम शक्ति भारत की ही होगी। और आज ये सर्वे
जो आया वो कह रहा है कि आने वाले समय में अगर स्किल्स डेवलपमेंट के आधार पे भारत को खड़ा किया जाए तो भारत विश्व में चीन से भी आगे निकल जाएगा। विश्व के सारे ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय होंगे अगर ऐसा होता है तो। ऐसे में हमको चीन के उपभोक्ता उत्पादों की जो भारत में बाढ़ आई हुई है, हमारे देश के सारी निर्माण परियोजनाओं से लेकर टेलीफोन, विद्युत संयंत्र स्थापना के कार्य जो चीन को दिए जाते रहे अब तक, और चीन के उत्पादों की जो विश्व में बिक्री हो रही है, विश्व बाजारों में यदि मानवाधिकारों के हनन व पर्यावरण क्षरण आदि के आधार पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है, जिसकी पहल भारत कर सकता है और भारत के लोग कर सकते हैं, तो शायद 1 या 2 वर्ष में ही चीन की अर्थव्यवस्था अपने ही बोझ के तले दब करके पिछड़ सकती है। आज उसके सकल घरेलू उत्पाद में 60% निर्यातों का अनुपात है। उसकी अत्यधिक निर्यात निर्भरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध होगी। चीनी उत्पादों को यदि भारतीय उत्पाद प्रतिस्थापित करते हैं तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से अधिक व विश्व में सर्वोच्च हो सकती है। और इसका एक ही मात्र सूत्र है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर अभियान। इसलिए यदि भारत में चीन निर्मित वस्तुओं का उपयोग बंद होता है तो चीन को भारत से जो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा है, चीन की सरकार को 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का कर राजस्व टैक्स की आय जो मिल रही है उसमें कमी आएगी और देश का धन देश में रहेगा। यदि भारत सरकार पर चीन के विरुद्ध प्रभावी निर्णय करने का अवसर प्राप्त होता है और जनता सहयोग करती है भारत सरकार का, तो सरकार चीन के देने वाली व्यापारिक सुविधाओं में कटौती करेगी ही, जो शुरू कर दिया है। सीमा विवाद पर भी कठोरता का रुख भारत सरकार ने अपनाना शुरू कर दिया है। पहली बार हमने आक्रामक नीति को लेकर के चलना शुरू किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में कुछ छिछले लोग भी होते हैं जो अपनी राजनीति को बचाने के लिए देश के साथ भी गद्दारी करते हैं और ऐसे वक्तव्य देते हैं जिसके कारण से भारत कमजोर होता है। मेरा तो ये कहना है कि हिंदुस्तान के सभी राजनेताओं को, सभी दलों को, सभी मत पंथ संप्रदाय जाति के लोगों को एकत्र आकर के एक साथ चीन का विरोध करके और चीन को परास्त करना चाहिए। ये अवसर अगर हम चूक गए तो आने वाले समय में हम कभी फिर से खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए आने वाले समय में अगर चीन के साथ युद्ध होता है और हम सब लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़े तो हम झेलेंगे। अगर चीन के साथ हम आक्रामक रुख को अपना करके कुछ मुसीबतें झेलनी भी पड़े तो झेलेंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और भारत सरकार कठोर निर्णय लेकर के चीन के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करती है और इसके परिणाम स्वरूप भारत को कुछ समस्याओं से गुजरना पड़े तो भारत की जनता को भारत की सेना और सरकार के साथ खड़े रह करके सहयोग करना पड़ेगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत को अखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जो देश विरोधी ताकतें भारत में काम कर रही है उनके विरुद्ध खड़ा करना होना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो कुछ बिकाऊ लोग खड़े हो रहे हैं उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, अगर कुछ समय तक भारत के नौजवानों को कुछ समय के लिए बेरोजगारी से भी जूझना पड़े, भूखा भी रहना पड़े, तो भारत माता के लिए हम भूखे रहकर भी लड़ेंगे। लेकिन तय है अगर ये भाव हम पैदा कर सके तो भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। और जो आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनेक ऐसी बीमारियां दिखाई दे रही है, उन सब का समाधान हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने हम भारत को महाशक्ति, सुपर पावर बनते हुए देखेंगे। अगर आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा भारत देकर के जाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस वर्तमान पीढ़ी के ऊपर गर्व करके कहे कि हमारे वो लोग भूखे रह करके भी, हमारे पूर्वज कष्ट उठा करके भी एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे,
जाति, पंथ, संप्रदाय, मजहब, इन सब से उठ करके उन्होंने केवल देश को वरीयता दी, भारत माता को सबसे ऊपर रखा, तो आने वाली पीढ़ियां हम सबके कार्यों की जय जयकार करेगी। अगर ऐसा भारत हम खड़ा करना चाहते हैं तो संकल्प लें, हम कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे और छोटे मोटे व्यक्तिगत, राजनीतिक, जाति, पंथ, संप्रदाय के अहंकारों से ऊपर उठेंगे और ऋग्वेद के इस मंत्र को धारण करेंगे, जिसमें ऋषियों ने कहा था, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कदम से कदम मिला करके चलो, सभी एक स्वर में बोलो, सब का मन एक हो जाए, सबके वक्तव्य एक हो जाए, कोई हमें विचलित नहीं कर सके और हम अविचल होकर भारत माता को शक्तिशाली बनाने के लिए साधना रत रहे। अगर ये होता है तो अखंड भारत की तरफ हमारा एक कदम और बढ़ेगा। शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे।